तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात, सब कुछ ठीक है। तो आ गए मेरे साथ टाइम पास करने। हम लोग शुरू करने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ओनली 7 क्वेश्चन दूंगा और इसके आंसर ठीक है कराऊंगा। मेरे साथ 1 घंटा टाइम पास कीजिए। मैं पढ़ना नहीं बोलता हूँ, मैं टाइम पास करना बोलता हूँ। अगर आप मेरे साथ 1 घंटा टाइम पास कीजिएगा तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ है। ओ 8 क्वेश्चन है, सॉरी 7 मैंने बोल दिया ना। 8 में 4 आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी है भाई, नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी यह है कि मेरा पिछले आप वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सिलेबस पहले देखा जाए एक बार कैसा है इसका सिलेबस। तो देखिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस खास करके वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, सब में काम देगा, बट स्पेशली अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन दोनों के काम में स्पेशली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 आपका पेपर का नाम है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग मतलब जानते हैं शाखा, और इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस जो है जैसे LIC हो गया ये सब। ठीक है, जीवन बीमा ना, लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस मतलब होता है बीमा। ठीक है, तो बैंकिंग और बीमा के बारे में आपको जानना है। इसमें 75 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें आपका छठा यूनिट है यहाँ पे कॉन्टेम्पोररी इशूज़, दूसरा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा है आपका रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बैंकिंग एक्ट्स आपको जानना है। फिर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानिएगा, SBI के बारे में, और फिर जानिएगा आप यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इतना चीज़ पढ़ना है। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल भी होगा, वो प्रैक्टिकल का देख लीजिए अभी से ही। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा एग्ज़ाम के बाद। तो आपका प्रैक्टिकल में देखिए पहला है यूनिट 1, सॉरी सीजन 1। तो सेशन 1 में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग, ये है आपका। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल सीजन 2, और इसमें आपको जो है क्या करना है, तो इसमें आपका डिजिटल बैंकिंग एंड ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। ठीक है, एंड थर्ड है आपका प्रैक्टिकल सीजन 3। तो इसमें जो है आपको रोल प्लेइंग बैंकिंग ब्रांच ऑपरेशंस के बारे में जानना है। ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिकल का, और ये आपका आफ्टर एग्जामिनेशन 15 डेज के अंदर हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। आप 1 घंटा सोच लीजिए कि मैं 1 घंटा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सागर भाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम पास। टाइम पास तो हमारा है यहाँ पे सबसे पहले ग्रामीण बैंक में सहकारी बैंकों की क्या भूमिका है। ठीक है, ग्रामीण भारत में सहकारी बैंकों की क्या भूमिका है। सहकारी बैंक जिसे हम लोग कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, सहकारी बैंक बहुत कम नाम सुना है आदमी, कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा सुना है ना। तो ग्रामीण भारत में सहकारी बैंक की क्या भूमिका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो भारत मूलतः गाँव का देश है, 75% लोग गांव में ही रहते हैं, तो इसको हम ग्रामीण भारत ही बोलेंगे। ठीक है, तो भारत ग्रामीण का देश है, आप सभी को मालूम है, और भारत की जो आत्मा है गांव में बसती है, ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। ग्रामीण भारत में सहकारी बैंक वित्तीय समावेशन, ऋण, ठीक है, ऋण जिसको आप लोग बोलते हैं ना, ऋण लेते हैं, इंटरेस्ट, कर्ज, तो ऋण पहुंच और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से छोटे किसानों, कारीगरों और निम्न आय वाले घरों के लिए। ठीक है, सब झूठ है, क्या झूठ है। ग्रामीण भारत में बैंक का मेन काम है बूढ़ा बूढ़ी आदमी का क्या करना है, पेंशन निकालना। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं ये लक्ष्य था गवर्नमेंट का, लेकिन ये लक्ष्य नहीं पूरा होता है। विस्तार से वित्तीय समावेशन, सरकारी बैंक उन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच प्रदान करते हैं
जहां वाणिज्य बैंक कम या बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। वाणिज्य बैंक मतलब प्राइवेट बैंक, जहां पे नहीं पहुंच पाता है वहां आपका ग्रामीण बैंक मिलेगा, ठीक है, जिससे वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होता है। ऋण पहुंच वे कृषि, गैर कृषि गतिविधियों के लिए किफ़ायती ऋण प्रदान करते हैं। बोला जा रहा है कि जो छोटे छोटे ग्रामीण बैंक होते हैं वो आपको ऋण देते हैं, जिससे आपकी खेती की आबादी बढ़ती है। सब झूठ है, सब धोखलेबाजी है। सच क्या है? सच ये है कि ऋण केवल उसी को मिलता है जिसकी बैंक में पहुंच होती है, ठीक है ना। ये सब झूठबाजी है यार। फिर भी लिख दीजिएगा। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना ये सब, तो आपको याद रह जाएगा कि अरे भाई झूठ बोला था ना। हाँ, कि कृषि के लिए लोन मिलेगा तो व्यापार के लिए लोन मिलेगा, सब झूठ है। लिख दीजिएगा एकदम किताब में ही कि केवल लोन और किसी का भी प्रकार का बैंकिंग में लोन, ये लक्ष्य था गवर्नमेंट का कि सभी को मिले, लेकिन लोन केवल उसी को मिलता है जिसकी पहुंच होती है गवर्नमेंट बैंक कर्मियों के साथ, जिससे अच्छे संबंध होते हैं, जो थोड़ा अमीर होता है, ठीक है, जिसके पास पहले से कोई अच्छा बिजनेस है, उसी को गवर्नमेंट लोन देती है, ठीक है। बाकी व्यक्ति को लोन नहीं मिलता है। वे ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप जमा खाते प्रदान करते हैं और बचत आदतों को बढ़ावा देते हैं। स्थानीय विकास, वे स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं और कृषि ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान और स्थानीय विकास में योगदान करते हैं। ग्रामीण विकास, ठीक है, सहकारी बैंक छोटे व्यवसायियों और निम्न आय वाले घरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उनको लोन मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। जो उनके आर्थिक विकास में मदद करता अगर उनको लोन मिल जाता। वित्तीय साक्षरता, वे प्रायः वित्तीय साक्षरता के शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ग्रामीण समुदाय को वित्तीय ऋण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। संक्षेप में अगर छोटे रूप में कहा जाए तो ग्रामीण भारत में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, सरकारी बैंक, जैसे आपने नाम सुना होगा झारखंड ग्रामीण बैंक, नाम सुना है? हाँ, वो वाला आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ठीक है। साहेबगंज कोऑपरेटिव बैंक, नाम सुने हैं आपने? नहीं सुना है? पलामू कोऑपरेटिव बैंक, ये सब बना है जी, ठीक है। रांची में भी कई कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक। स्थानीय विकास ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से छोटे किसान, कारीगर और निम्न आय वाले घरों के लिए ये आपका भूमिका निभाता है, ठीक है। लेकिन ये सभी क्या है? झूठ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ऋण केवल उसी को मिलता है जिसके पास पहुंच होती है, पावर होती है, ठीक है, कोई अच्छा सा बिजनेस होता है, जो पहले से मालदार आदमी हो उसी को माल मिलता है ना। बाकी ग्रामीण बैंक का मूल कार्य अभी जो बन गया है वह वृद्धा पेंशन उठाने के लिए, पेंशन भोगियों को वृद्धा पेंशन दिलवाने के लिए मेन काम है। सही बोला नहीं? बोलो यार। शाबाश ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, अब ऊपर से चलते हैं। एक क्वेश्चन नीचे में हो गया, अब हम लोग एक क्वेश्चन ऊपर का करेंगे। उसके बाद स्टेट बैंक में आएंगे सब आएंगे। वेबिनार क्या है? वेबिनार क्या है? एक वेबिनार विशेषज्ञ क्या करता है? व्हाट इज वेबिनार, ठीक है। व्हाट डज अ वेबिनार स्पेशल डू? तो नाम सुनने से लगता है कोई सेमिनार जैसा, जैसे कोई हम लोग हॉल में कहीं पे होता है ना, बैठ के आदमी, बहुत सारा आदमी मीटिंग करता है हॉल में, चाहे एक आदमी भाषण देता है और सब कोई सुनता है, उसी तरह से वेबिनार है, ठीक है, कि किसी हॉल में लेक्चर दिया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है और सब व्यक्ति मिलकर सुन रहा है। सेमिनार से बना है वेबिनार। चलिए जानते हैं क्या है वेबिनार। नाम सुनने में लगता है बड़ी, मतलब बहुत रईस नाम सही से मतलब देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नाम सुनने से लगता है कि बहुत रईस नाम, वेबिनार, वाह भाई, अंग्रेज नाम तो है। तो वेबिनार एक ऑनलाइन सेमिनार है। सेमिनार उसी को बोलते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों के पास भाषण देता है अपना, ठीक है, अपना कंपनी का हो चाहे किसी भी मुद्दे पे भाषण देता है, ठीक है। तो वेबिनार क्या है? एक ऑनलाइन सेमिनार। जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से, आजकल तो यूट्यूब हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, जूम हो गया, तो ऑनलाइन माध्यम से भाषण देता है तो उसी को वेबिनार कहा जाता है। और इसमें इंटरनेट के माध्यम से आयोजित किया जाता है। यह एक लाइव इवेंट होता है। इवेंट मतलब घटना, ठीक है। तो यह एक लाइव घटना होती है जिसमें प्रस्तुतिकर्ता, मतलब कि जो लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, किसी विषय पर जानकारी साझा करते हैं और प्रतिभागी इसे ऑनलाइन देखते हैं, सुनते हैं। वे वेबिनार विशेषज्ञ व्यक्ति होता है जो वेबिनार के आयोजन, प्रबंधन और प्रस्तुति में विशेष
विशेषज्ञता रखता है, ठीक है। तो सबका एक इसका एक स्पेशल आदमी होता है जो इसको आयोजित करवाता है, कंडक्ट करवाता है, ठीक है। वेबिनार, वेबिनार क्या है? ऑनलाइन सेमिनार जिसमें कोई व्यक्ति किसी खास मुद्दे पे अपना भाषण झाड़ता है, ज्ञान झाड़ता है, ठीक है। शॉर्ट शब्दों में बोले तो ज्ञान इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। आम आदमी बोलता है कि अरे बहुत बहुत ज्ञान ही कर रहा है ना। तो वही चीज़ है वेबिनार। याद रखने के लिए याद रह जाएगा आपको। सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट आपको इंटरेस्टिंग आएगा ये सब जानने के लिए, ठीक है। तो क्या करता है आदमी, बहुत सारे लोगों के बीच में वो अपना ज्ञान झाड़ता है, ठीक है। उसी को वेबिनार बोलते हैं। और यह ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होगा तो वेबिनार और ऑफलाइन होगा तो सेमिनार, ठीक है। तो वेबिनार क्या है? ऑनलाइन सेमिनार को ही वेबिनार कहा जाता है, ठीक है। सेमिनार मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में अपना ज्ञान झाड़ना। तो वेबिनार एक सेमिनार का ऑनलाइन संस्करण है जहां प्रस्तुतिकर्ता यानी कि जो ज्ञान बांट रहा है, प्रतिभागी अलग अलग स्थानों पर होते हैं, ठीक है। कोई घर में, कोई ऑफिस में, कोई नानी घर में, कोई मौसी घर में, कोई कहाँ पे है, ठीक है। कोई खाना खा रहा है घर में और वहीं से वो लेक्चर देख रहा है। तो वेबिनार जो है हर आदमी के लिए आसान होता है। जैसे अभी मैं बात करूँ तो मैं भी आपकी तरह अभी मैं वेबिनार कर रहा हूँ, अभी आप अपना ज्ञान झाड़ रहा हूँ आप लोग के ऊपर ना। चलिए ऐसा मत सोचिएगा, मैं ज्ञान नहीं झाड़ रहा हूँ भाई, मैं टाइम पास करा रहा हूँ। तो ये भी एक तरह से वेबिनार है। ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है ये भी एक तरह से क्या है? वेबिनार है। आप लोग सुन रहे हैं खाना खा के, कोई कोई सोच के, कोई वॉशरूम गया होगा यार। कहाँ कहाँ पे होंगे मालूम नहीं। तो आप लोग कहाँ कहाँ पे हैं और मेरा ज्ञान सुन रहे हैं ना। तो ये क्या है? ये भी जो आप लोग ज्ञान सुन रहे हैं ये भी एक प्रकार का वेबिनार है। इसमें लाइव इंटैक्ट होता है, बस वेबिनार से थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं अभी लाइव नहीं हूँ, ठीक है। उसमें लाइव होता है, कोई चैटिंग करता है, कोई बोल सकता है, ठीक है। तो वेबिनार एक लाइव इवेंट होता है जहां प्रस्तुतिकर्ता और वास्तविक समय में अपनी प्रस्तुति देते हैं और प्रतिभागी उससे सवाल जवाब करते हैं। ऑनलाइन लाइव चैट होता है, वहां पे कोई पूछता है कि बताइए आपने कहाँ गए हैं सर, कहाँ से हो रहा है लाइव इंटैक्ट। चलिए ठीक है, तो यही होता है आपका वेबिनार। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जानकारी साझा करना। तो वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी खास विषय पर जानकारी को साझा करना, ठीक है। विभिन्न प्रारूप, अब क्या है? तो वेबिनार में विभिन्न प्रारूप हो सकते हैं, जैसे कि स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, वीडियो दिखाया जा सकता है, आपको ऑडियो दिखाया जा सकता है, ठीक है। इंटरेक्ट पोल या लाइव हो सकता है। वेबिनार विशेषज्ञ क्या करता है, ठीक है। चाहे एक वेबिनार विशेषज्ञ क्या है या क्या करता है, क्या काम करता है वेबिनार विशेषज्ञ, जो सेमिनार को आयोजित करवा रहा है, जो भाषण दे रहा है, ज्ञान झाड़ रहा है, उसका क्या काम है, क्या काम करता है। सबसे पहली बात, वेबिनार का आयोजन, ठीक है, यानी कि वह उसको आयोजित करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं ये स्लाइड पहले बनाया हूँ, लिखा हूँ, उसके बाद बनाया, ऐसे नहीं बना है। एक वेबिनार विशेषज्ञ वेबिनार के आयोजन, योजना और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है। प्रस्तुति, वे वेबिनार प्रस्तुति को तैयार करते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। संवाद की बात किया जाए, ठीक है, तो संवाद मतलब बातचीत, ठीक है, कन्वर्सेशन। वे प्रतिभागियों के साथ संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपको वेबिनार आयोजित करने के लिए, ठीक है। तो वेबिनार के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और उपकरण होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए। जैसे कि मैंने जो इसको रेडी किया है, ये अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सीट जो मैंने बनाया ना पीडीएफ, ये पीडीएफ मैंने MS वर्ड से बनाया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो इसका नॉलेज होना चाहिए पहले, इसके लिए मैंने ट्रेनिंग लिया है भाई 6 महीना। ठीक है, ऐसे नहीं यूट्यूब में होता है यार, सीखना पड़ता है। ये एक तरह से कोर्स है यूट्यूब, ठीक है। और उसमें आपको, चलिए अभी नहीं बोलूँगा, नहीं तो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया है ना जी। वेबिनार कर रहे हैं आप लोग, तो अब सीख गए होंगे कि मैं यहाँ पे वेबिनार कर रहा हूँ। तो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, वे वेबिनार के बारे में प्रशिक्षण देते हैं और दूसरों को वेबिनार आयोजित करने में मदद करते हैं, ठीक है, कि कैसे आप लोग भी बोलिएगा। मैं ये चीज़ आपको सलाह नहीं दूंगा कि यू कम इन यूट्यूब, वाई, बिकॉज देखिए यूट्यूब में ना कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है, और पैसा है आया नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है भाई। तो यूट्यूब में मत टारगेट करो, अपना कोई बिजनेस करो, ठीक है, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस करो या कोई अपना हाथ का काम करो। वेबिनार विशेषज्ञ के लाभ, वेबिनार
बेहतर वेबिनार, तो देखिए एक जो वेबिनार विशेषज्ञ होता है यानी कि स्पेशलिस्ट होता है के सहयोग से वेबिनार अधिक प्रभावी और आकर्षक और जानकारीपूर्ण हो सकते हैं। अधिक प्रभावी, ठीक है, यानी कि एक वेबिनार के सहयोग से वेबिनार में अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं यदि उनकी बोलने का तरीका अच्छा हो, लोगों को अट्रैक्टिव करने का तरीका अच्छा हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। बेहतर जुड़ाव, वे वेबिनार में प्रतिभागियों के साथ यानी कि जो कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करते हैं। समय की बचत, एक वेबिनार विशेषज्ञ के सहयोग से वेबिनार में आयोजित करने में समय की कम से कम खपत हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो, कम से कम बर्बाद हो, ये आपका प्रयास करते हैं वो लोग, ठीक है। समझ गए होंगे वेबिनार क्या है और क्या है ठीक है। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि एक भी आदमी ये नहीं समझ पाया कि वेबिनार क्या है। वेबिनार क्या है मालूम है ना? ऑनलाइन जब कोई व्यक्ति अपना ज्ञान झाड़ता है, मतलब लिख दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन आके सेमिनार आयोजित करता है उसी को वेबिनार कहते हैं। फिर वहाँ पे लिख दीजिएगा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, फलना चाहिए, ढिमका चाहिए, बोलने की टेक्निक चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। पैसवा देखे ना, नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया इस बैंक को, इसका क्या काम होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को कैसे सुनिश्चित करता है ये भी जानेंगे। एक ही क्वेश्चन में मैं मतलब एक ही आंसर में दो क्वेश्चन को ऐड किया हूँ, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में है, इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और हाउ डज आरबीआई इंश्योर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, जैसे 1 मार्क्स का वहीं पे आ सकता है वेबिनार क्या है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा ऑनलाइन सेमिनार। यहाँ पे पूछ सकता है आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो यहाँ पे अभी सब आंसर मिल जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई कैसे बना, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, यही सब आपका 1 मार्क्स में आएगा। तो पढ़ते पढ़ते ही 1 मार्क्स वाला सब कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यार कमर दर्द करने लगा भाई साहब, क्या कर रहे हैं, सब कमर दर्द कर रहा है, कुछ नहीं, बस बैठे बैठे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसका उद्देश्य क्या है, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, यानी कि भारत में पैसे की जो है अनुपात बनाए रखना, देश की मुद्रा व ऋण प्रणाली का संचालन करना। आरबीआई का संगठन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बना है जो मुख्य रूप से गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य प्राधिकारियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आरबीआई का एक गवर्नर होता है, जो नोट होता है ना 100 रुपये, किसी भी नोट के नीचे में साइन होता है आरबीआई के गवर्नर का। अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर, शक्तिकांत दास, याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अच्छा शक्तिकांत दास चेंज हो गया क्या जी, ना नहीं वही है, एक बार देख लीजिएगा भाई। आरबीआई के कार्य में नोटों का निर्गम, मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रणाली, विनिमय, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ठीक है, कि विदेश से भी बहुत सारा पैसा आता है भारत में, भारत से भी बहुत सारा पैसा विदेश जाता है, ये सभी काम करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति, ब्याज दर कितना रहेगा, कौन सा बैंक कितना ब्याज रख सकता है, मैक्सिमम कितना रखेगा, ये सभी तय करता है कौन, आरबीआई तय करता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कैसे हो, कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, कितना पैसा छापा जाए एक साल में कि कम ना पड़े, ठीक है, हर साल पैसा छपता है तो कितना अनपथाड़े छाप देगा पूरा गजगजा के लो वो नहीं होता है, ठीक है। तो उनको एक डाटा मिलता है कि इतना पैसे की ज़रूरत है हमें इस साल, तो इतना पैसा ही छापा जाए, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि अनपथाड़े पैसा छाप दो, लो सबको एक बोरा पैसा, तुम भी रख लो एक बोरा, लो भाई तुम रख ले एक बोरा, तोरो एक बोरा हो, तोरो एक बोरा, सबको एक एक बोरा पैसा, फिर काम कौन करेगा, सबको अगर एक एक बोरा पैसा मिल जाए तो काम कौन करेगा, ठीक है। इसलिए पैसे को कितना छापा जाए ये कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, हाँ समझ रहे हैं। अगला है उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो हम लोगों ने जान लिया, इसी को जानते हैं डिटेल में, कि भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब मनी से बना है मॉनेटरी, कि भारत में कितने पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, उसी अनुपात में पैसा छापा जाता है। ऐसा नहीं कि अनपथाड़े अनजादे पचे 150 कर देंगे, ठीक है।
नहीं, एक सिस्टम से चलता है, कुछ भी चीज़ हो एक सिस्टम से चलता है। ठीक है। देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को देश के हित में संचालित करना, उसके साथ ही वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। अब यह एक संगठन भी है। आरबीआई जो है एक प्रकार का संगठन है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आरबीआई का संगठन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बना है, जिसमें गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। एक डिप्टी गवर्नर होता है, मतलब जो उससे जूनियर होता है, और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय, हालांकि इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, लेकिन आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो है मुंबई में स्थित है, और देश भर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है। लेकिन जो सबसे हेडक्वार्टर है, ठीक है, आरबीआई का, वह मुंबई में है। ठीक है। और इसका मतलब दिल्ली में भी बहुत बड़ा ब्रांच है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है। और भारत का सबसे अमीर राज्य भी है कौन? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे गुजरात। अगर महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक, ठीक है, ये तीन राज्य को अगर भारत से हटा दिया जाए ना, तो भारत ऐसा नहीं है, भारत का जो कमर ऐसा है ना, वो टूट के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के आदमी नौकरी पे विश्वास नहीं करता है, इन लोग काम पे विश्वास करता है, बिजनेस पे विश्वास करता है। ठीक है। और झारखंड बिहार का आदमी क्या करेगा? पढ़ने में तेज रहेगा, थोड़ा सा नौकरी। अरे भाई, जो बच्चा पढ़ने में तेज है ना, उसको बिजनेस में जाना चाहिए। ठीक है, तब हमारा देश तरक्की करेगा। और जितना जब आप पढ़ने में तेजी हैं यार, तो आप किसी के नौकर क्यों बने? ठीक है, ना सरकार के नौकर बने, ना किसी प्राइवेट कंपनी के। अपना मालिक बनो, खुद का कोई बिजनेस करो। ठीक है, छोटा सा ही बिजनेस करो, धीरे धीरे ग्रो करिएगा। तो अपना बिजनेस कीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नौकरी से देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्त। ठीक है। आर्थिक पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि आप लोग जितना भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सबको मैं यही बोलूँगा, कोई नौकरी के पीछे मत भागो, मत बनो नौकर। वैसे भी लगेगा नहीं, फालतू का दिमागी टेंशन होगा। और इससे बेस्ट है आप बिजनेस कीजिए। ठीक है, पहले 2 साल प्राइवेट काम कर लीजिए, कहीं पे कोई भी काम कीजिए। ठीक है, कोई भी काम कीजिए प्राइवेट काम, 2 3 4 लाख जमा कर लीजिए। ठीक है, 2 लाख तो जमा, 1 लाख जमा कर पाएंगे नहीं यार, 1 लाख में बिजनेस शुरू हो जाएगा, छोटा बिजनेस। ठीक है। तो धीरे धीरे आप बिजनेस शुरू कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि पढ़ाई जो कर रहे हैं यह हमारा रोज़गार देगा, नहीं। पढ़ाई आपको केवल ज्ञान दे सकता है। जो बोलता है कि पढ़ लिख के अच्छा नौकरी मिलेगा, वो महागधा है आज के ज़माने में। ठीक है, जो भी मास्टर बोलता है कि पढ़ो लिखो अच्छा नौकरी मिलेगा, तो वो बोलना कि तुम जैसे लोग ही देश को बर्बाद किया है, तुम जैसे लोग ही सब बच्चों को उकसाता है कि नौकरी करो, और देश हमारा डूब रहा है। अब फॉर्म निकलता है, 19 लाख 20 लाख लड़का तैयारी करता है। अरे भाई, इतना लड़का अगर काम करेगा तो देश तो कितना आगे बढ़ेगा। मैं नहीं बोलता हूँ नौकरी करो यार तुम, ठीक है, तुम बिजनेस करो, तुम अपना काम करो, जो हाथ का काम जानता है वो करो। समझ रहे हैं दोस्तों? मैं वो उन सभी मास्टरों को गाली देता हूँ जो लोग बोलता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, अच्छा नौकरी करो, अच्छा नौकरी लगेगा। नहीं, तुम बिजनेस करो, तुम आगे बढ़ेगा। ठीक है, नौकरी करके कौन सा देश आगे बढ़ा रहे भाई? और देश में जितना भी उम्र है सब बीत जाएगा इसी में। ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान में रखना दोस्त। मैं बोल रहा हूँ कि नौकरी के पीछे मत भागना। ठीक है, छोकरी के पीछे भाग जाओ, लेकिन नौकरी के पीछे मत भागना। वैसे तो किसी के भी पीछे मत भागना चाहिए। ठीक है, ना नौकरी ना छोकरी। कंसंट्रेशन योर काम एंड पढ़ाई। पढ़ाई इसलिए करो ताकि आपको ज्ञान मिले, समाज में रहने का एक अच्छा नॉलेज मिले, फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेन चीज़ यही है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। चलिए, आर्थिक ज्ञान मैं दे रहा हूँ वही वेबिनार दे रहा हूँ, ज्ञान झाड़ रहा हूँ आप लोग के ऊपर, लेकिन सही ज्ञान है, रियलिटी है। ठीक है, मैं फेक ज्ञान नहीं झाड़ता हूँ। आरबीआई भारत में नोटों को जारी करने और विनिमय का अधिकार है। ठीक है, भारत में जितना भी बैंक है इन सभी पे राजा है कौन? आरबीआई। आरबीआई राजा है, बाकी सभी बैंक इसके अंडर में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। ठीक है। और भारत में अभी सरकारी बैंकों की संख्या 14 है, आई थिंक 12 या 14 है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 12 को या 14 को बैंक है सरकारी। ठीक है, जिसको राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं, नेशनलाइज बैंक कहते हैं, जिसमें आपका एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक नहीं है,
यूनियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये आपका गवर्नमेंट बैंक है। 5-6 को तो नाम आप लोग भी जानते होंगे ना। अब ICICI हो गया प्राइवेट, एक्सिस बैंक हो गया प्राइवेट, बंधन बैंक हो गया प्राइवेट, ठीक है, यूको बैंक हो गया प्राइवेट, बहुत सारा बैंक है प्राइवेट। चलिए, तो अगला क्या है कि RBI मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। RBI मौद्रिक नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन, RBI बैंकिंग, उद्योग और अन्य वित्तीय विनियमन पर्यवेक्षण करता है, ठीक है। बाकी बाद में आता है आपका सहकारी बैंक। सहकारी बैंक मैंने अभी बताया है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो RBI केंद्र और राज्य के लिए बैंकिंग एजेंट, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, जो फॉरेन मनी आता है, ठीक है, उन सभी का मैनेजमेंट भी RBI करता है। जैसे मान लीजिए आपने अमेरिका से डॉलर कमा के आया, चाहे कुवैत गए काम करने और वहाँ से आपने दिनार कमा के आया, तो यहाँ से आकर फिर चेंज कीजिएगा ना, विदेशी मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रहता है एक आपका, ये सब जनरली एयरपोर्ट वगैरह में रहता है या बैंक में जाइएगा, तो आप विदेशी मुद्रा जमा कीजिए, वो आपको इंडियन करेंसी देगा, ठीक है। चाहे आप भारत से लेके गए हैं भारतीय मुद्रा, अमेरिका गए घूमने के लिए, तो फिर वहाँ पे आप भारतीय मुद्रा को जमा कीजिए और जितना डॉलर बनेगा वो आपको डॉलर दे देगा उतना, ठीक है। तो ये कौन सा काम करता है, किसी भी बैंक का जो प्राइमरी बैंक रहता है वो बैंक काम करता है, और भारत का जो प्राइमरी बैंक है वह है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब मेन बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है शाख नियंत्रण। सभी बैंकों को ये ध्यान रखता है कि कौन सा बैंक कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना इसका मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। RBI ऋण नियंत्रण उपायों और अर्थव्यवस्था में ये ऋण की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए करता है। बैंकों को रेपो रेट और रेपो, ये जान लीजिए थोड़ा सा कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए RBI थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज़्यादा नहीं। RBI के पास बहुत पैसा है और दूसरा बैंक मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, BOI है, BOI के पास पैसा कम हो गया है और BOI का ऋण चाहिए, तो ये लोन लेता है RBI से। क्या करेगा, लोन लेगा RBI से, तो ये जो लोन ले रहा है इसको बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट पे मान लीजिए बोला है RBI कि हम आपको लोन तो देंगे लेकिन हम रखेंगे 9% वार्षिक सालाना इंटरेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, 9% सालाना इंटरेस्ट लेंगे हम, तब हम देंगे आपको पैसा। अब RBI मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया को 5,000 करोड़ लोन दे दिया, ठीक है, 5,000 करोड़ ये लोन दे दिया 9% वार्षिक सालाना एनुअली इंटरेस्ट पे। तो ये जो 9% है ना, इसको बोलते हैं रेपो रेट। कौन सा रेट, रेपो रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रेपो दर, इंग्लिश में दर को रेट बोलते हैं, तो रेपो रेट मतलब है कि RBI जिस दर पर अन्य बैंकों को ऋण मुहैया कराता है उस दर को रेपो रेट कहा जाता है। समझ गए होंगे रेपो रेट क्या है। तो RBI जितना परसेंट रेट लेता है ना, जो इंटरेस्ट लेता है, रेट लेता है कितना परसेंट का, 8%, 9%, 10%, यही रेट को रेपो रेट बोलते हैं। अब एक आता है रिवर्स रेपो रेट। अब मान लीजिए RBI को पैसा का कमी हो गया, देखिए कितना भी बड़ा आदमी है उनको पैसा का कमी होता है, ठीक है। तो RBI को मान लीजिए पैसा का कमी हो गया, तो इसने SBI के पास से ऋण लिया, SBI के पास बहुत पैसा है, ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब SBI से ये ऋण ले लिया, लेकिन ये क्या है कि जब SBI को ऋण देगा ना, तो जितना परसेंट, मान लीजिए ये 9% रेट में दिया है SBI को ऋण, तो यह 9% में लेगा नहीं, ये बल्कि इससे कम में लेगा, ये बोलेगा हम 7% देंगे, ठीक है। RBI जो है जितना परसेंट में लोन देता है उससे कम में ही ये लोन लेगा, इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। तो RBI जिस दर पे अन्य बैंकों से ऋण लेता है, जब RBI खुद ऋण लेता है किसी दूसरे बैंक से, तो जिस दर से वो लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब ये दोबारा घूम रहा है, इधर से गया रेपो रेट, इधर से रेपो रेट रिवर्स हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बैंकिंग का फंडा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ा जाए, कड़वक 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 कर आगे बढ़ रहा है। तो हमारा आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक देश की शाख नियंत्रण को कैसे नियंत्रित करता है, बताइए। हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रेगुलेट द क्रेडिट पॉलिसी।
ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने जो अभी बताया है सेम है आपका, थोड़ा सा है, पढ़ लीजिएगा। अब सब बता देंगे ना तो फिर टाइम 1 घंटा में नहीं होगा बस, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का। चौथा क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या है और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई तो नहीं बताया ना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। तो चलिए एसबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई वाला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं शक्तिकांत दास। नेशनलाइज बैंकों की संख्या, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसको सरकारी बैंक बोलते हैं, इनकी संख्या वर्तमान में 12 है, ठीक है। 14 नहीं है, 12 ही है, ठीक है। 12 है। और इसमें कौन कौन सा बैंक है, तो मैंने कुछ कुछ के नाम बताए हैं, अब 12 का नाम याद नहीं है, हालांकि याद करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। 5-6 को का नाम याद कर लीजिए, हो सकता है आप पूछ ले कि 5 सरकारी बैंकों के नाम लिखे। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। सबसे पहले तो एसबीआई ही रहेगा सबसे टॉप में, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यही सबसे भारत का बड़ा सरकारी बैंक है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बीओबी, बीओबी इसको बॉब बोलते हैं, बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई। उसके बाद एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा है आपका बहुत सारा बैंक है, जैसे 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 याद नहीं आ रहा है यार, चलिए छोड़िए। है बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है, बहुत सारा बैंक है। यूनियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक आपका एक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है ना। कौन सा भी मुझे बैंक में नौकरी करना है यार वैसे भी मुझे नौकरी पसंद नहीं है, पहले पसंद था लेकिन आजकल पसंद नहीं है। माइंड सेट चेंज हो गया यार, बंदा का माइंड सेट चेंज हो गया बॉस। चलिए नौकरी करके देख लिए, मज़ा नहीं आया इसलिए छोड़ दिए। यहाँ पे आता है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। किस रूप में? ऐसे भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का हो, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी हो, सभी का काम करता हो, ठीक है। अब रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में आपका पैसा थोड़ी रखने जाएगा, वो केवल ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप बोलिएगा कि नहीं मेरा 5 लाख रुपया जमा करके रख दीजिए, नहीं होगा भाई आपके लिए नहीं है, वो केवल बैंकों के लिए है, ठीक है। तो हेड मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, हेड मास्टर केवल कंट्रोल करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड मास्टर है, ठीक है। और ये सब मास्टर है, ये सब से आप लोग का पढ़ाई का काम होगा, मतलब जितना भी काम होगा ये सब बैंक से होगा, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा क्या है? सरकारी बैंक है, जिसकी स्थापना 1806 में हुआ था। कब? 1806 में। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना से शुरू हुई थी, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। क्या रखा गया? बैंक ऑफ बंगाल। अंततः इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो क्वेश्चन आता है कि एसबीआई का पूरा नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। बाद में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया। यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुआ है। 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष एसबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। समझ गए ना कि बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। और इसके साथ ही मद्रास बैंक ऑफ इंडिया का भी विलय हुआ था, ठीक है, मद्रास जो चेन्नई का कहे जाते हैं, ठीक है। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके, राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइज, पूरे राष्ट्र का बैंक हो गया, ठीक है, सरकारी बैंक हो गया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। एसबीआई का मुख्य उद्देश्य सरकार की आर्थिक नीतियों को लागू करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देना और ऋण उपलब्ध कराना। इसके मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जो कि काफ़ी हद तक एसबीआई ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए कि 1806 में मूल रूप से बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई, ठीक है। 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता का नाम बदला गया 3 साल बाद, और इसे बैंक ऑफ बंगाल किया गया, ठीक है, कोलकाता का नाम बदल के
बंगाल किया गया। 1921 में फिर आता है, तो 1921 में इसे प्रेसिडेंसी बैंक यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीन गो बैंक का एक साथ में विलय किया गया। किसका किसका? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। मैंने गया था यार, इसरो का एग्ज़ाम था। कोलकाता, इसके साथ ही मेरा आ जाता है बॉम्बे, मेरी जान ना, तो बॉम्बे, इसको मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे, बॉम्बे। और इसी के साथ मद्रास, मद्रास। भारत में चार को बड़ा शहर है, एक कोलकाता, एक मुंबई, एक मद्रास और एक दिल्ली, ठीक है। हालांकि आजकल बेंगलोर भी बन गया है बड़ा शहर, बट ये चार महानगर हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों शहर मिलके एक हो गया। ये सब इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कलकत्ता को, बॉम्बे को और मद्रास को, मद्रास मतलब चेन्नई, अभी इसका नाम बदल गया है, चेन्नई हो गया है, ठीक है। तो इन तीनों बैंकों को साथ में मिला दिया गया और उसी टाइम पे इसका नाम पड़ा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम पड़ा गया? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जब तीनों बैंकों को एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर बाद में 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अरे भाई इतना याद नहीं रखना है, जो याद रहेगा दिमाग में उसी को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सब कुछ भूल जाए। भूलने का प्रयास भी करेंगे ना, फिर भी नहीं भूल पाइएगा। दिमाग ही ऐसा है हम लोग का, ठीक है। तो टेंशन मत लो। प्रश्न ये नहीं कि कितना याद किया जा सकता है, प्रश्न ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मैं आपको पूरा खुला छूट देता हूँ कि भूल जाओ सब कुछ, नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह एक डायलॉग है कि प्रश्न ये नहीं कि मैं किसी का मेरा कोई सच्चा दोस्त है या नहीं। आप किसी को ये मत पूछिए कि क्या तुम मेरा सच्चा दोस्त है। इसके अलावा खुद से पूछिए कि क्या वाकई में मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ यार। खुद से पूछो, ये आपका सवाल है। क्या आप किसी के अच्छे दोस्त हैं, सच्चा दोस्त, किसी का रियल दोस्त, ठीक है। चलिए फिलोसफिकल बात हो गया थोड़ा सा ना। अब गर्ल्स के आदमी सोचने लगेंगे आप लोग, अब खास करके मैंने जैसे ही बोला है आप लोग अपोजिट जेंडर गर्ल्स की ओर सोचिएगा, गर्ल्स लोग बॉयज़ की ओर सोचेगा, नहीं वही मेरा सच्चा दोस्त है। तुम लोग का दिमाग नहीं कचड़ा है। सच्चा दोस्त कौन है मालूम है? सच्चा दोस्त है आपका ज्ञान, यही आपका सच्चा दोस्त है, ठीक है। एंड नो बडी कैन योर रियल फ्रेंड। चलिए अगला है हमारा उद्देश्य। तो एसबीआई का उद्देश्य क्या है? सरकार की व्यापक नीतियाँ, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े आर्थिक नीति है इनको धरातल पे लाना, ग्रामीण और अर्ध सरकारी बैंकों में शाखाएं खोलकर बचत को प्रोत्साहित करना, जुटाना तथा ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना। अब बोलिएगा ये क्या व्यापक नीतियाँ हैं, कुछ समझाइए भाई, ऐसे ही पार कर दे रहे हैं आप। तो व्यापक नीति जैसे हमारे यहाँ पे चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत बड़ी नीति है, पूरे देश में चलता है, तो ये व्यापक नीति हो गया। अगर बैंक नहीं होता तो क्या ये काम आसान हो पाता? बिल्कुल मुश्किल था। घूस तो ज़्यादा और चलता, अभी बैंक में जितना चल रहा है उससे ज़्यादा चलता। तो ये व्यापक नीति है। इसके अलावा आपको गैस भरवाते हैं तो सब्सिडी मिला होगा, हालांकि नहीं मिलता है आजकल, लेकिन कुछ टाइम मिला। ये क्या बैंक के अलावा मुमकिन था? नहीं हो पाता। मैया योजना का पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। अगर बैंक नहीं होता तो क्या मुमकिन होता? नहीं होता। तो लिख दीजिएगा यही सब, कि यही सब नीतियों को फॉलो करने के लिए, लागू करने के लिए एसबीआई की स्थापना की गई। परंतु बाद में कई सारे बैंक आ गए और फिर सभी को काम का बंटवारा होने लगा। क्यों? क्योंकि काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया एक ही बैंक पे। अगर एक ही बैंक पे सभी काम करने लगेगा तो फिर भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो बैंकों की संख्या भी बढ़ना चाहिए ना। 2 साल 5 साल बाद आप लोग भी जनसंख्या बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाइएगा नहीं? चलिए बढ़ाइएगा, लेकिन कितना? मैक्सिमम 3। मैं यहाँ तक की गारंटी देता हूँ, अगर आप संभाल पाएँ, अच्छा फैमिली है आपका। देखिए अगर अमीर आदमी है तो 3 तक जाइए, ठीक है। अगर गरीब आदमी है तो 2 तक ही सीमित रह जाइए। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी अच्छे से परवरिश कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा नियम चलता है, गरीब आदमी करता है 5 6 7 8 और अमीर आदमी 1 2, ठीक है। तो अमीर आदमी को मतलब बड़ा करना चाहिए थोड़ा सा,
अकॉर्डिंग टू मी। नहीं तो क्या होगा, आज के ज़माने में अगर सब कोई दो रखेगा तो फिर मामा मौसा कहाँ गया, चाचा कहाँ गया, मौसी कहाँ गई, ठीक है, काका कहाँ गया, सब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ऐसा मेरा थिंकिंग है, आप लोग का थिंकिंग क्या है वो आप ही जाने, ठीक है। चलिए, तो अमीर आदमी को 3 तक जाना चाहिए, बाकी गरीब आदमी को 2 1 तक ही सीमित रह जाओ भाई। चलिए, अगला है जमा स्वीकार करना, ठीक है। तो बैंक में पैसा रख सकते हैं, अरे इंटरेस्ट मिलता है, यही सब बता देना है और क्या। अगला है हमारा भारतीय बैंकिंग की संरचना और बैंकों का प्रकार जानेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार का बैंक होता है। देखिए, ये जो आपका क्लास हो रहा है, इसमें आप बहुत कुछ किताबी ज्ञान के अलावा बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको मालूम भी पड़ रहा होगा, ठीक है। किताबी ज्ञान के अलावा कुछ ऐसा चीज़ सीखिएगा जो लाइफ टाइम काम देगा आपको यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार रुको भाई, हाँ। भारत में बैंकिंग संरचना कैसी है और कितने प्रकार का बैंक होता है। आपने नाम सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक है, ठीक है। ये सब क्या है भाई, मुझे समझाओ। चलो समझाते हैं। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के बैंक शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक रहता है, एक रहता है आपका वाणिज्य बैंक जिसको कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है, ठीक है, विशेष बैंक, और फिर एक होता है स्पेशल बैंक, एक होता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये सभी बैंक शामिल है, ठीक है। वाणिज्य बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी कहा जाता है, और वहीं पे निजी क्षेत्र के बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक भी रहता है। विदेशी बैंक भी रहता है, आपको मालूम है, फॉरेन बैंक भी रहता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी रहता है। तो ये सभी में बांटा गया है, बैंकों को अलग अलग काम दिया गया है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। सहकारी बैंकों को शहरी और ग्रामीण बैंकों में बांटा गया है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो 2 प्रकार के हैं, अभी हम लोग जानेंगे, एक है शहरी, एक है ग्रामीण। इसके अतिरिक्त भुगतान बैंक भी मौजूद है, ठीक है। चलिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना जानेंगे। और आप लोग देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा ना जब एग्ज़ाम में लिखते टाइम, तो फिर लिख दीजिएगा सब कुछ। एटीएम मिलता है बैंक में, ये इसमें पिन डाला जाता है, आजकल साइबर सिक्योरिटी भी होता है, साइबर क्राइम होता है, ठीक है। बैंकिंग का आदमी गलत उपयोग करने लगा, ठीक है। मोबाइल में एसएमएस आता है, ओटीपी आता है, केवाईसी का आजकल फंदा लगा दिया गया है, आजकल आधार से मोबाइल को बैंक में जोड़ा जा रहा है। ये सब फलना ढिमका सब जोड़ जाड़ के लिख दीजिएगा। जितना ज्ञान है ना आपका, सब यहीं पे काम कीजिए। लोगों को ज्ञान मत झाड़िए, ज्ञान आपको किताब में झाड़ना है, ठीक है, एग्ज़ाम में जितना है आपका ज्ञान। बहुत लोग को बोल सकते हैं, नहीं 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 केवाईसी कराए हुए तो रहा, तो केवाईसी कराए हुए तो ना, तो एक किताब टा लिखियो, समझ गए हम। चलिए, तो पहला है हमारा केंद्रीय बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जो देश की बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है। यह किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है, बल्कि पूरे देश के लिए काम करता है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है, बल्कि पूरे देश के लिए काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का बाप कहा जाता है। चलिए, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, और इसका एक क्षेत्रीय ब्रांच दिल्ली में भी स्थित है। इसके अलावा सभी राज्यों में इसका एक क्षेत्रीय ब्रांच है, ठीक है। अब आता है वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो ये बैंक जमा स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं, जमा को स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं और अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है कि पैसा को जमा करना और ऋण देना, ठीक है। वाणिज्य बैंक जिसको कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है इंग्लिश में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इन बैंकों में जो है आपका, अच्छा 1 मिनट, अब आता है आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक। सॉरी, पहले गवर्नमेंट का बात कर लेते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इसको बोला जाता है सरकारी बैंक, ठीक है। तो इन बैंकों में सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सरकारी बैंक है, ठीक है। सरकार की हिस्सेदारी होती है, और वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या 12 है, ठीक है। अगला है निजी क्षेत्र के बैंक, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक। ये बैंक निजी स्वामित्व वाले होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट बैंक, इनका मालिक कोई होता है, ठीक है, और इनका सीईओ होता है एक, ठीक है।
और ये इनका इंटरेस्ट अलग होता है, इनके काम करने का तरीका अलग रहता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है HDFC, ठीक है। मैं बोलूँगा कि कौन सा बैंक अच्छा है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? नहीं भाई, बैंक में तो गवर्नमेंट ही बैंक अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बैंक है एक मेरा फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। यहाँ पे मेरा 12,000 रुपया होल्ड करके रख दिया गया है। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज कर दिया है अकाउंट। 12,500 रुपया है यार। 2 साल 1.5 साल होने लगा, पैसा को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, केस हो गया है उसमें। और कोई आदमी भेजा था मेरे मामा को बेटा को पैसा, वो ड्रीम इलेवन खेलता था, ड्रीम इलेवन खेला पैसा, फिर उसका मामा का लड़का को भेजा था वो, और मेरा मामा का लड़का हमको भेजा 1,000, 1,000 के चल के मेरा 12,000 चला गया ठीक है। तो ये अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ड्रीम इलेवन ये सब मत खेलिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। बैंक फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इन लोग भारत को बर्बाद कर दिया है, ड्रीम इलेवन और ये सब जो है भारत को बर्बाद कर दिया। सब शामिल है इसकी बर्बादी में। इस समझ रहे हैं बात को? भारत की बर्बादी में सब शामिल है, नेता लोग भी कुछ नहीं बोलता है। एक को नेता बोला कि ड्रीम इलेवन ख़त्म चीज़ है, खाली मास्टर लोग बोलेगा, ऑनलाइन टीचर जो लोग हैं वही लोग रिस्क लेगा भाई, नेता लोग को कोई नहीं बोलेगा। मेरे पास आएगा ना, हम झाड़ देंगे नेता लोग को कि आप लोग को खाली यही सब दिखता है, ये सब देश बर्बाद हो रहा है, ये सब कोई नहीं दिखता है। जो ज़्यादा बर्बादी कर रहा है देश को, एकदम खोखला करके रख दिया है देश को, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना फलना, ना ढिमका, ना जेएम, ना तुस्का, ना कोई नहीं। चलिए मैं उठाऊंगा, रियलिटी बता रहा हूँ। मेरा यार ड्रीम है कि CM बनूँ झारखंड का, उद्धार कर दूंगा एक बार, और नहीं कर पाया तो फिर छोड़ छाड़ दूंगा, संन्यास ले लूँगा कभी, ठीक है। चलिए, विदेशी बैंक। इन बैंकों का स्वामित्व और संरचना विदेशी बैंकों में होता है, लेकिन वे भारत में भी काम करते हैं। विदेशी बैंक क्या है कि वैसा बैंक जो विदेश में भी आपको इसका ब्रांच देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो आपका फॉरेन में भी है। इसमें जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ठीक है, इसका खास करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है ये आपको विदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और SBI भी है आपका। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अच्छा, कुछ कुछ बैंक जो है ना फॉरेन पैसा को एक्सेप्ट नहीं करता है, विदेशी पैसा अगर आपका आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक हो गया, ICICI बैंक एक्सेप्ट करता है। कुछ कुछ बैंक है जो फॉरेन पैसा को एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक मैंने बता दिया, ठीक है। मेरा जो फॉरेन पैसा आता है USD आता है मेरा, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू। तो मेरा पहले BOI से आता था, बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया बहुत ख़राब काम करता था, मतलब आ जाया पैसा तो 15 दिन बाद भेजता था, इसलिए मैंने SBI को लगा दिया। SBI 2 दिन के अंदर भेज देता है, 1 से 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन जाता है, अंदर में आ जाता है पैसा। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य काम क्या है कि कृषि को, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बैंक बना है, ठीक है, क्या नाम है यार उसका, नाबार्ड। नाबार्ड का नाम सुने हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल खाली ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर नाबार्ड, हाँ D तो लगेगा तभी ना होगा डेवलपमेंट, हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है ना। तो नाबार्ड जो है बैंक को बनाया गया है खास करके कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, इसको भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए नाबार्ड के बारे में, ठीक है। तो सहकारी बैंक क्या है, तो यह बैंक सहकारी समितियों सदस्यों द्वारा स्वामित्व संचालित होते हैं, और शहर के कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नहीं, इसका भी सरकार पे कंट्रोल होता है, लेकिन खास करके किसी खास मकसद से इसको बनाया जाता है, ठीक है। कोई स्पेशल रीजन के कारण इसको बनाया जाता है। जैसे शहर में ये बैंक होते हैं, जैसे कि रांची में खुला है रांची कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। पलामू में भी एक पलामू कोऑपरेटिव बैंक, साहिबगंज में साहिबगंज कोऑपरेटिव बैंक, लगभग हर बड़े शहर में आपको एक कोई कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल जाएगा। साथ में ग्रामीण बैंक भी होता है, ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करते हैं, शहर के लिए अलग सा है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग सा है। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके हमने नाम सुना होगा आपने, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, नाम सुने हैं, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, GRGB,
ठीक है। इसका वैकेंसी भी आता है, आरआरबी निकालता है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं 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 नहीं, आरआरबी ये आता है रूरल रीजनल बैंक, ठीक है। रूरल रीजनल बैंक इसका वैकेंसी निकालता है आरआरबी। चलिए, तो ये हो गया, समझ गए। फिर भुगतान, तो ये बैंक जो है केवल भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि खाते खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, ठीक है। ये भुगतान सेवा, ये भुगतान बैंक है। कुछ कुछ बैंक रहता है जहाँ पे आपको लोन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग समझते हैं भाई एगो बैंक ऑफ इंडिया है, एगो एसबीआई है, यही सब हम लोग बैंक समझते हैं जनरली। झारखंड का आदमी दो ही बैंक जानता है, कि एसबीआई और एक बैंक ऑफ इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो पीएनबी समझता है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा बैंक होता है। झारखंड बहुत पिछड़ा राज्य है दोस्त, हम सबको मिल के आगे बढ़ाना होगा। खास करके झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। जब से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। चाणक्य ने कहा भी था कि किसी देश को आगे बढ़ाना है या बर्बाद करना है तो बस शिक्षा पे ही कंट्रोल है। शिक्षा को रोक दो, देश स्वतः बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा को अगर आप स्टैंडर्ड कर दिए तो देश स्वतः आबाद हो जाएगा, ठीक है। चाणक्य बोलते थे ऐसा। बैंकिंग विनियमन प्रणाली 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ शक्तियां हैं, उनको जान लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों को लिखें। तो 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी 8 क्वेश्चन मैंने बता दिया ना। 8 में नहीं, 8 में 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया, और इसी के जरूर सब समझ जाइएगा अब, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा चलिए भाई, आप लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, देख लीजिए चेहरा, क्या देखिएगा। बोलिएगा आप तो बच्चा जैसा दिखते हैं। अरे यार, आज सेविंग किया हूँ इसीलिए बच्चा जैसा दिखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, पढ़ाई लिखाई कीजिए, काम धाम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए। हमारा झारखंड तभी बढ़ पाएगा, अदरवाइज सोचिएगा कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे। हाँ कीजिए, 5 साल कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन 5 साल जो आप ये करने जाइएगा ना, इसी में आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि 10 साल लेने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, आई एम अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन इंटरमीडिएट एंड कॉलेज टॉपर इन ग्रेजुएशन, ठीक है। और मैं ऐसा यूँ ही नहीं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने लगभग 25-26 एग्ज़ाम दिए, 2-3 में सिलेक्टेड भी हुआ, जॉब भी किया, काम जम के करवाता है उन लोग एकदम, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपना बिजनेस कीजिए, नहीं तो अपना अभी से कोई काम सीख लीजिए, ठीक है। बहुत सारा काम है लाइफ में, बहुत सारा काम है, अपना कोई काम सीखिए और आगे बढ़िए। एजुकेशन को एज अ नॉलेज के रूप में लीजिए कि ये हमें आपको जीवन में काम देगा, ठीक है। लाइफ में आपको काम देगा, इसके रूप में लीजिए। अगर आप सोचिएगा कि नहीं हमको नौकरी करना है, तो आपके दिमाग में गोबर भरा है, गोबर। और क्या बोलूँगा, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, ठीक है। यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, नॉट 18th सेंचुरी। चलिए, काफ़ी ज़्यादा मैंने बातें बोल दी। और देखिए, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को इंग्लिश मीडियम में करना होगा, तभी जाके हम लोग इंग्लिश मीडियम का बराबरी कर पाएंगे। अदरवाइज झारखंड जो है इसी तरह से बोका आदमी के हाथ में है, और बोका आदमी चलिए क्या ही बोलें, टाइम आएगा सबका नंबर लगेगा। इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41। एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अगर आप लास्ट तक देखें तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, सीएम बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं, भारत में सीएम बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। इससे 2 चीज़ें पता चलेंगी कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको नॉलेज भी है, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मेरी ओर से गुड लक है आपको।